दोस्तों, यह वीडियो मुख्यतः आधारित है क्लास 9th के लेसन नंबर 1 जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लिया गया है। ये मुख्यतः क्लास 9th के लेसन नंबर 1 है, लेकिन यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो या बीपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी, तो उसमें आप लोग को ये वीडियो बहुत लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी तो इसमें सभी क्वेश्चन जो है मुख्य है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग आसान ध्यानपूर्वक देखिए। पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। किसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में कह रहा है? तो भारत की स्थिति, भारत की जो स्थिति है और उसका जो विस्तार है उसी के बारे में इस लेसन में कहा गया है। कुछ शब्दावली है, शब्दावली को देख लेते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो शब्दावली में कह रहे हैं कि कर रेखा भूपृष्ठ पर विषुवत से उत्तर की ओर 23 डिग्री 30 मिनट की कोणात्मक दूरी पर जाती है हुई एक काल्पनिक रेखा है। यह विषुवत रेखा के समांतर जाती है और कटिबंध की उत्तरी सीमा बनाती है। आगे कह रहा है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट की मध्याह्न रेखा, इसका स्थानीय समय सारे देश का मानव समय माना जाता है। मानव नहीं, मानक समय माना जाता है। यहाँ मानक समय माना जाता है। तो यहाँ ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये 22 डिग्री 30 मिनट। अगला कह रहा है कि उपमहाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्टतः भिन्न पड़ती है। ये कोई खास नहीं है। प्रायद्वीप कह रहा है कि जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। यहाँ देखिए, 3 बात यहाँ स्पष्ट किया है, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप। उपमहाद्वीप के बारे में कह रहे हैं कि एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्ट भिन्न रहता है, जो सभी महाद्वीप से भिन्न रहता है, उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कह रहा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहेंगे, और द्वीप कह रहा है कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वो द्वीप है। जैसे श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वो द्वीप है। और ये जो भारत है, भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीप है। करे कि आगे करे कि पूर्वी गोलार्ध है पृथ्वी का वह आधा भाग जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध जो प्रधान मध्याह्न रेखा उसके पूर्व में स्थित है। आगे करें कि दर्रा पर्वत श्रेणी का वह निचला भाग अथवा घाटी जो होता है जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। आगे करें कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय जो सारे देश का मानक समय माना जाता है। जो भारतीय मानक समय होता है सभी देशों का, कह रहे कि भारतीय मानक समय मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय जो सारे देश का मानक समय माना जाता है। आगे कह रहे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो मतलब कि पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा गुजरी है ना, पृथ्वी के बीचों बीच, उसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू का मतलब कि भूमि और मध्य का मतलब कि बीच में, और उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो कह रहा है कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो सभी बिंदुओं पर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के मध्य खींची गई है।
और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य है तो भू का मध्य इसलिए 2 भाग में बटेगा। प्रधान मध्य यहाँ रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है। ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अक्षांश के बारे में कह रहा है, किसी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से कोणीय दूरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत गहरा बात यहाँ कर दे दिया है। करे कि किसी विषुवत रेखा की कोणीय दूरी को अक्षांश तथा प्रधान मध्याह्न रेखा की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। भारतीय संघ राज्य के राज्यों का संघ, जिसमें 28 राज्य तथा भारत में यदि कहेगा कि भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य हैं, तो भारत में 28 तो राज्य हैं, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को याद रखिएगा कि वर्तमान समय में 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे करें कि नहर स्वेज वह नहर जो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है। इसके द्वारा लाल सागर तथा भूमध्य सागर, इसमें मुख्य है कि लाल सागर तथा भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर। आगे कह रहा है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, क्या ऑप्शन कह रहा है। आगे कह रहा है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश की गणना की जाती है, खास नहीं है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर। हाँ, ये प्रमुख, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थल सीमा कहेगा तो 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा कहेगा तो 7,516 किलोमीटर। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतरों के बीच में है। आगे कह रहा है कि भारत का पश्चिमतम सीमा गुजरात तथा पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब बुक से निकाला गया है। सब एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसमें से ये सब निचोड़ निकाला गया है। करे कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया। ये सब ऑब्जेक्टिव है। भारत के राज्यों में राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कन्याकुमारी पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है, समूह जो है, बंगाल की खाड़ी में स्थित, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनेगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। 2 देशांतरों के बीच सूर्य उदय होने में 4 मिनट का अंतर रहता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ गया कि 2 देशांतरों के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 4 मिनट का।
अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ सूर्योदय का प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का प्रदेश है। भारत के अंदर वे सूर्योदय सबसे पहले होता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नेपाल का मेघालय का शाब्दिक अर्थ मेघों बादलों का घर है। मेघ है प्लस आलय बराबर मेघालय। मेघ का मतलब बादल, आलय मतलब घर, मेघालय मेघों का घर, क्योंकि यह प्रदेश सदा बादलों से ढका हुआ रहता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है सब। अब हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितने बड़ी है? तो ये हो जाएगा आपको चौगुने, लगभग का कह रहा है। हाँ, चौगुने कैसे? कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा कह रहा है, स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो तटीय कह रहा है तो ये 7,500 के लगभग में है, और स्थलीय कह रहा है तो ये 15,000 के लगभग में है। तो 7,500 और 15 अर्थात दोगुना ना, चौगुना कैसे हो जाएगा? ये 7,500 के लगभग में और ये 15,000 के लगभग में, तो दोगुना ही ना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुने। एक बार फिर से, भारत की स्थलीय सीमा जो कि 15,000 किलोमीटर के लगभग में है, और तटीय सीमा रेखा जो कि 7,500 के लगभग में है, तो 7.5 दूनी के 15 हो जाएगा ना, तो इसलिए दोगुना हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन कह रहा है ना, तो मैकमोहन रेखा। दो ऑप्शन है, उससे हमको क्या मतलब है। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा 7वां। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो वो हो जाएगा 30 डिग्री का। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ, मतलब कि कहाँ स्थित है, और 4 ऑप्शन ये दिया है। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद के समीप में, दिल्ली के समीप में, कोलकाता के समीप में, भोपाल के समीप में, किसके समीप में है? तो इलाहाबाद के समीप। भारत की जो प्रामाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय रेखा है जो कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। आगे करें कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 5 घंटा 30 मिनट का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कहेगा तो हो जाएगा 15,200, और जलीय कहेगा तो 7,500 के लगभग में। देखिए ये सब दिया है इसमें। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप को ले लिया जाएगा यदि, तो द्वीप के सहित कहेगा तो 7,516.5 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी? इस सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नहीं तो सब एकदम ऐसा डाटा है कि ऑप्शन देखने के बाद में ना सब भूल जाएगा। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कहेगा तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। अच्छा, पूरब से पश्चिम कहेगा ना तो 2,933 किलोमीटर हो जाएगा, 2,933। तो पहले ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण तो 3,214 किलोमीटर। आगे कह रहा है
कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दे ही दिया। पूर्व से पश्चिम कहेगा तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई कहेगा तो 61 है, 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 2.4%। ये सब कुछ वन लाइनर में हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्रफल के अंतर्गत कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कहेगा ना तो वो हो जाएगा आप लोगों को 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार कहेगा ना तो वो हो जाएगा आप लोगों को 27.7%। ये सब परसेंट वाला है, इसलिए सबको याद रखिएगा अच्छा से। आगे करें कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यदि मैदान का विस्तार कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये आप लोगों को हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 12 मील की दूरी तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये हो जाएगा आप लोग 24 मील। एकदम ये सब ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को 200 मील। ये सब पास पास में इसलिए कि रख दिया गया है ना कि ताकि आप लोग कंपेयर करके अच्छा से याद कर लीजिएगा। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हो जाएगा कहेगा तो 9 राज्य। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला कहेगा तो वो हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पहले गुजरने वाला हम लोग देख लेंगे। तो 7 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, झार से झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा नहीं गुजरती है कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। गुजरात, मध्य प्रदेश और वो सब झारखंड ये है। आगे कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने का बात कहेगा तो हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? मिजोरम, मित्र पर गमछा झार, म से मिजोरम, मित्र से म से मिजोरम। 8 गो राज्य है तो 8 राज्य का नाम पहले मिस्टेक से बोला गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो हम बोल दिए हैं 7 ना, लेकिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, 4 गो हुआ, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 8 हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखेंगे हम लोग उड़ीसा से नहीं गुजरती है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती ही है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर से तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश से होगा नहीं,
बिहार से होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को झारखंड। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? दक्षिणी नोक यदि कहता है ना, तो दक्षिणी नोक हो जाएगा केप केमोरिन। मुख्य भूमिका कहेगा तो केप केमोरिन। कह रहा है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? सबसे दूर कहेगा तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा ये सब। केप केमोरिन कहेगा तो मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, सबसे दक्षिणी भाग में। अब भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम बताइए। तो वो इनमें से सब ही कौन कौन? पारसन पॉइंट, ला हेचिन है, पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों इंदिरा पॉइंट का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? सबसे निकट में कौन सा भूमध्य रेखा के? तो ये हो जाएगा आप लोगों को इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? उत्तरी भाग कह रहा है, सबसे उत्तर में। तो ये हो जाएगा आप लोगों को इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अब कहाँ की बात कह रहा है तो वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पंबन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल कह रहा है, एडम्स ब्रिज। तो ये हो जाएगा आप लोगों को भारत एवं श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को अंडमान एवं निकोबार। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार। दीव एक द्वीप है, दीव जो है एक द्वीप है। तो ये हो जाएगा गुजरात के तट पर दीव है, जो एक प्रकार के द्वीप है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलराशि कौन है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को पाक जल संधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो ये हो जाए मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत पाकिस्तान, कंफ्यूज नहीं होना है, भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा झगड़ा होता है, झगड़ा होने की वजह से खून बहता रहता है ना हमेशा, इसलिए रेड से याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन। कंफ्यूज नहीं होना है मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ वाला में। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कहेगा तो वो आप लोगों को हो जाएगा म्यांमार।
भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? नहीं लगने की बात कह रही है, तो नहीं लगती है, ये हो जाएगा आप लोगों को श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है ये बात कहेगा तो वो हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी कहेगा? तो सबसे छोटी तो वो हो जाएगा गोवा। लंबा में तो गुजरात कहा गया है। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे लंबा कहेगा ना तो सबसे लंबा हम कह देंगे बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी कहेगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ? तो सबसे लंबा कहेगा तो बांग्लादेश है, और सबसे छोटा कहेगा तो भूटान के साथ है। सबसे लंबा बांग्लादेश, सबसे छोटा भूटान। अगला क्वेश्चन है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, वह कौन सा भारत का भौतिक क्षेत्र है? तो इसमें अब आंसर ही नहीं है, डी तो नहीं दिया गया मिस्टेक से। यहाँ डी एंट्री करके डी एंट्री कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, डी में है एंट्री, इसमें से कोई नहीं है, एंट्री होगा। तो वो एंट्री में कौन कौन सा होगा आप लोग लिख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, वो कौन सा है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। इसमें नहीं है, इस चारों में नहीं है, इसलिए हम बोल दिए हैं ये नहीं हो, तीनों नहीं होगा एबीसी में से, और वो भूल मिस्टेक हो गया है, वहाँ नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृतीय विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन के बारे में कह रहा है, तो प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतीय पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी की बात कह रहा है, तो पूर्वी कहेगा ना तो हम लोग पूर्वी को कह देंगे कोरोमंडल। अभी से पहले ना कोरोना आया था, अब से पूर्व ना, अब जो समय चल रहा है उससे पूर्व ना आया था कोरोना, तो पूर्वी कोरोमंडल। पूर्वी यहाँ पहले, पूर्वी माने पहले, आई कोरोमंडल याद रखना। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट के बारे में कहेगा ना तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन। गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति, तो ये वाला हो जाएगा आप लोगों को प्रवाल उत्पत्ति से। बस आप याद दिमाग में रखिए, प्रवाल उत्पत्ति। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखीय द्वीप कौन सा है? ज्वालामुखीय द्वीप के बारे में कह रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को
बैरन एवं नारकोंडम, बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? कौन द्वीप है कह रहा है? तो वो हो जाएगा दीव एक द्वीप है। हम बता ही दिए हैं कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसको द्वीप कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है? तो हो गया दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी कहेगा ना तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला द्वीप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा अरब सागर में। ये रहा मेरा 60 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद।